Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing the climax of the chapter, the story, Should Wizard Hit Mommy? ये जो स्टोरी हमने शुरू किया था उसका हम लोग क्लाइमेक्स में थे और क्लाइमेक्स हमारा थोड़ा लंबा जा रहा है। उसका एक्सप्लेनेशंस जो हैं क्लाइमेक्स का वो थोड़े लंबा क्लाइमेक्स में हम उसको थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं। जैसे अभी तक हमको लगता है कि 4 वीडियो जो इसके पहले बनाए हैं वो 3 या 4 वीडियो से हम लोग ऑलमोस्ट इसके क्लाइमेक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा लग सकता है ना कि 4 वीडियो से तो खाली क्लाइमेक्स का बात कर रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो ये इसका रीज़न मैंने बताया था कि इसका क्लाइमेक्स में जो अंतिम के कुछ सेंटेंसेस हैं वो बहुत डेप्थ में समझने के लिए है वो सेंटेंसेस। और अगर आप उस सेंटेंस को सिर्फ ऊपर समझ लीजिएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर तो दे दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाइएगा, दे दीजिएगा, पर जो मकसद होता है ना चैप्टर पढ़ने का, जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ाया गया है जो भी स्पेशली इन इंग्लिश एंड इन हिंदी सब्जेक्ट्स, ये दोनों सब्जेक्ट्स में जो चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं हमें राइट फ्रॉम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और अभी जैसे कि हम लोग क्लास 12th का ये डिस्कस कर रहे हैं, एक कहानी इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो हर कहानी का हमेशा एक मकसद होता है, इसीलिए वो कहानियाँ दी गई हैं आपके टेक्स्ट बुक में पढ़ने के लिए, क्योंकि उस कहानी के ज़रिए कुछ एम, कुछ अपना पर्पस पूरा करना चाहता है और आपको सोचने के पर मजबूर करना चाहता है कि जो स्टोरी आपने पढ़ी उसमें क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। तो हर स्टोरी का जैसे एक पर्पस होता है, कोई संदेश देना, और हमेशा जो स्टोरीज़ हमें टेक्स्ट बुक्स में, मतलब हमारे एजुकेशनल सिस्टम में जो टेक्स्ट बुक्स इंग्लिश और हिंदी के हम लोगों को पढ़ाए गए हैं, आप लोगों ने पढ़ा है राइट फ्रॉम क्लास 1 और अभी तक, और इसके आगे भी अगर आप पढ़िएगा इन दोनों सब्जेक्ट्स को, हिंदी और इंग्लिश को, तो हमेशा ये मतलब आपको किसी न किसी तरह से कोई मोरल मैसेज देने का कोशिश होता है उस कहानी के थ्रू। उसका मकसद यही है। हज़ारों कहानियाँ, लाखों कहानियाँ, या मैं कहूँ करोड़ों कहानियाँ जो हैं वो होंगी प्रेजेंट, लेकिन लाखों कहानियों में, करोड़ों कहानियों में से आपको कितने चैप्टर्स देता है, कितनी कहानियाँ पढ़ने देता है? एकदम सेलेक्टेड। जैसे अगर क्लास 12th की बात करें तो फ्लैमिंगो बुक है आपका और विस्टास बुक है आपका, 2 टेक्स्ट बुक हैं। दोनों टेक्स्ट बुक में जो आपको चैप्टर्स, जो स्टोरीज़ दिए गए हैं वो 8 है तुम्हारे फ्लैमिंगो में, और 8 चैप्टर जो है वो विस्टास नाम के दूसरे वाले टेक्स्ट बुक में है जो क्लास 12th का ही पार्ट है। तो 8 और 8 16, टोटल मान लो कि 16 कहानियाँ आपको क्लास 12th में
पूरा 16 कहानियाँ आपको पढ़ने के लिए दिया गया है टेक्स्ट बुक में। तो आप ये सोचो, इमेजिन करो कि लाखों करोड़ों कहानियों में से उन 16 कहानियों को ही क्यों चुना गया आपके टेक्स्ट बुक के लिए। इसके पीछे तो कोई बड़ा रीज़न होगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि रैंडमली चल रहे हैं और जो जो मन किया वो कहानी टेक्स्ट बुक में डाल दी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये तो पूरा पैनल है जो डिस्कस करता है, और सोचो कि लाखों कहानियों में से छांट करके, बोलचाल की भाषा में, कि उन इतने सारी कहानियों में से तुमको सेलेक्ट करके, छांट करके और कुछ कहानियाँ देता है तुम्हारे सिलेबस में। तो वो कहानियाँ बाकी लाखों कहानियों से ज़्यादा अच्छी होती हैं या वो ज़्यादा सूटेबल होती हैं, तभी तो उसको चुना जाता है उस स्टोरी को। तो इस स्टोरी को चुना गया अगर शुड विजार्ड हिट मॉमी क्लास 12th में विस्टार्स का चैप्टर नंबर 5 में इसको जब दिया गया, जॉन अपडाइक का लिखा हुआ, जो अमेरिकन राइटर थे, तो इसको देने के पीछे भी पर्पस है कि मोरल इश्यू रेज किया जा रहा है। हम लोगों ने पढ़ा है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड जो चाइल्डहुड का होता है 2 to 6 years ऑफ एज, उसमें उसके बारे में बताया गया है कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, पेरेंट्स उनके बिहेवियर का क्या रिएक्शन देते हैं। ये पर्पस है इस चैप्टर का, मोरल इश्यू उठाना, क्वेश्चन उठाना, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क पे ही चैप्टर को फिनिश कर देना, आंसर नहीं देने का। जॉन अपडाइक जो हैं वो मोरल क्वेश्चन रेज करते हैं, और वो इतना मोरल क्वेश्चन है कि यूनिवर्सली अप्लाई हो सकता है, वो पूरे यूनिवर्स के लिए है वो मोरल इश्यू। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी पूरे वर्ल्ड व्यू में ये जो चाइल्डहुड का जो स्टेज है, 2 साल की उम्र के बच्चे से 6-7 साल तक की उम्र के बच्चे का जो सोच है, जो उसका उत्सुकता है, जिज्ञासा है, ठीक है, क्यूरियोसिटी, तो इसमें वो दिखाया गया कि कैसे कितने क्यूरियस होते जाते हैं बच्चे। और फिर ये भी दिखाया गया कि माता पिता कभी कभी, पेरेंट्स जो हैं या एल्डर्स जो भी हैं, वो उनके क्यूरियोसिटी को कहीं न कहीं समझ नहीं पाते, कहीं कहीं, और डांट डपट करके फोर्सफुली वो लोग अपनी बात जो है वो बोलते हैं बच्चों को कि यही ट्रूथ है, जो मैं बोल रहा हूँ वो उसको तुमको ट्रूथ मानना है ना। यू डोंट हैव टू क्वेश्चन मी। अनक्वेश्चनेबल हैं पेरेंट्स के व्यू पॉइंट से, लेकिन उन बच्चों के व्यू पॉइंट से अगर देखो तो यही तो उम्र होता है जब उनमें जिज्ञासा बननी शुरू होती है। वाई, हाउ, रीज़न। तो राइटर इस स्टोरी से ये भी एक मोरल इश्यू उठाना चाहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पेरेंट्स का व्यू पॉइंट ही सही हो, है ना, और एकदम पूरा जीवन जो है वो बच्चे का पेरेंट्स ही डिसाइड उसके बारे में करते रहेंगे।
ये पूरी तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ग्रोइंग चाइल्ड एंड द पेरेंट्स। एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए अगर मैं बोल रहा हूं तो किसके किसके बीच होना चाहिए? वो बच्चा जो 2 साल से 6-7 साल की उम्र का बच्चा जो है, और उसके जो पेरेंट्स हैं, इन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग में मुख्य भूमिका किसको निभानी होगी? मतलब 4 साल के बच्चे को हम अंडरस्टैंड करने बोलेंगे, ये सही रहेगा? या अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैच्योर लोग जो पेरेंट्स हैं उनके तरफ से होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग? बच्चा तो अभी 4 साल का है, उसमें अंडरस्टैंडिंग हम क्यों एक्सपेक्ट करेंगे? अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग से काम ले, देन दैट इज अननेचुरल। ये स्वाभाविक नहीं है। वो उसका स्वाभाविक नेचुरल जो चीज़ है वो ये है कि पेरेंट्स को सेंसिबल होना चाहिए कि कहाँ तक बच्चे के इंक्वायरीज को, उनके सवालों को जो जवाब दिया जाए वो कैसा दिया जाए और कितना लिमिट में दिया जाए, ये पेरेंट्स को सोच समझ के ये तय करना चाहिए। जैसा चैप्टर में जो हम लोग अंत कर चुके हैं इस टेक्स्ट का, कि लास्ट में मैंने बोला था कि केज वर्ड जो यूज़ हुआ है वहाँ से ले करके और यहाँ तक जो चैप्टर का एंडिंग है वहाँ तक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये केज से लेकर के, है ना, यहाँ तक कि यहाँ जो बोला जा रहा है उसका मीनिंग क्या है। और ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसका जवाब जॉन अपडाइक नहीं दे रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। तो जवाब तो अपने अपने पर्सपेक्टिव से, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सारे लोग इसका जवाब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं ना। यही तो ऑथर का मकसद है कि आप सोचो कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब पेरेंट्स और जो उस उम्र के बच्चे होते हैं उनमें से किनको क्या अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। इसमें ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं कहानी पढ़ के 2 लोगों का, इसमें कोई शक नहीं है। अगर एक कहानी है और उस कहानी को मान लो कि इसको हम रिप्लेस कर दें कहानी को, कि कहानी के जगह एक मूवी है, ठीक है, कोई मूवी है, वो मूवी देखने जाते हैं जब सिनेमा हॉल में तो सैकड़ों की संख्या में जाते हैं। जैसे इस स्टोरी को भी सैकड़ों लाखों की संख्या में पढ़ी जाएगी क्लास 12th में। सोचो सीबीएसई एनसीईआरटी का है तो पूरे देश भर में लाखों या शायद करोड़ों में चला जाए। मतलब उतने सारे लोग, उतने सारे माइंड्स इस स्टोरी को पढ़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो सारे लाखों लोगों का जो ओपिनियन है वो एकदम सेम होगा? नहीं होगा। सेम तब रहेगा जब कंक्लूजन दिया जाए ऑथर के द्वारा कहानी में, उसका निष्कर्ष दिया जाए। मगर यहाँ ऑथर निष्कर्ष देते ही नहीं हैं, इसीलिए ओपिनियन जो है वो
अगर लाखों लोग पढ़ रहे हैं एक एक करके तो लाखों लोगों का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। जो बातें यहाँ लिखी गई हैं उसके बारे में और कहानी के बारे में। तो हम लोग किसी एक दृष्टिकोण से इसका ओपिनियन नहीं देखेंगे, हम लोग को मल्टीपल अल्टरनेटिव्स से हम लोग को देखना है कि ऐसा जो लिखा गया है स्टोरी में कि जैक अपने आप को अगली पोजीशन में पाता है, ठीक है, खराब सिचुएशन में पाता है। खराब सिचुएशन का यहाँ मतलब है मेंटल कंडीशन, फिजिकल नहीं। वो ये तय नहीं कर पाता है कि क्या करे। बच्ची का जिद है कि जैसे कहानी वो चाहती है एंडिंग वैसा आप सुनाइए, और फादर जो हैं वो कहानी का जो एंडिंग किए हैं उससे वो अपनी बच्ची को मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी जो चीज़ आपकी बाय बर्थ आपको मिली है वो आपका आइडेंटिटी होता है, और आपको अपने आइडेंटिटी को बदलना नहीं चाहिए, और उसी आइडेंटिटी के साथ आपको एक्सेप्ट करेगा ये समाज। हो सकता है कि उसमें थोड़ा देर लगे, लेकिन धीरे धीरे करके इवेंचुअली एक वर्ड यूज़ किया था ना जो नहीं प्रोनाउंस कर सकी थी जो, तो इवेंचुअली फाइनली सब यूज टू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में यहाँ ख़त्म किए थे, उसको लग रहा था जैसे एक पिंजरे में वो कैद है, उसका लाइफ एक पिंजरे जैसा था और मतलब लिमिटेशंस थे। उसकी वाइफ भी उसके साथ थी उस पिंजरे में, बट ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विथ हर, वर्क विथ हर और टच हर और एनीथिंग। लेकिन यहाँ लास्ट सेंटेंस जो बोला गया कि वाइफ के प्रेजेंट होने के बावजूद, मतलब जैक को फील हो रहा है कि एक केज में फंस गया है वो। ऐसा क्यों फील हो रहा है, अभी एक्सप्लेनेशन में इसको और डीपली डिस्कस करेंगे कि कौन क्या चाहता था, क्यों बोला है कि वो बैड पोजीशन में था, किस पोजीशन को बैड पोजीशन बोला गया है। टेक्स्ट बुक का वर्ड्स है ना, अगली मिडिल पोजीशन। तो तुमसे पूछ देगा कि अगली मिडिल पोजीशन का मतलब किस पोजीशन में था जैक जिसको अगली पोजीशन बोला गया है। तो आप इसको समझिएगा तभी आंसर आप पकड़ पाइएगा, जो हम लोग एक्सप्लेनेशन में डिटेल में देखेंगे कि ये किस अगली पोजीशन की बात की जा रही है। फिर पूछेगा तुमसे क्वेश्चन कि केज वर्ड जो है उससे कोई भी सवाल बना देगा। केज वर्ड से पिंजरा, किसको पिंजरा बोला गया है, या ऐसा क्यों लगा जैक को कि वहाँ वो पिंजरे में कैद है। पिंजरे में क्या वो अकेले कैद था या उसकी वाइफ भी थी। अब अगर बोलोगे कि उसकी वाइफ भी थी तो पूछेगा कि फिर जैक को क्यों नहीं मन कर रहा था कि मतलब कुछ भी करने का, मतलब अपने वाइफ से ना वो बात करना चाहता था, ना उसका काम में हाथ बटाना चाहता था, नथिंग। तो बहुत सारे सवाल इन पॉइंट्स से पूछे जाएंगे जो जिनके आंसर्स जो हैं वो बहुत डीपली जा करके समझना पड़ेगा, जो एक्सप्लेनेशन में हम तुमको कोशिश करेंगे समझाने का, ठीक है। अगर ये चैप्टर है ना 10 टीचर्स इंग्लिश के ही अलग अलग 10 टीचर्स इस चैप्टर को पढ़ाते हैं
तो ये बहुत पॉसिबल है और नेचुरल है कि दसों टीचर का, हर टीचर का जो व्यू पॉइंट होगा, खास करके इस वाले जगह की बात कर रहे हैं, एंडिंग की बात कर रहे हैं, बाकी तो सब कॉमन है, बाकी तो सारे टीचर्स दसों जो पढ़ाएंगे वो बाकी वही चीज़ बताएंगे। लेकिन यहाँ पर ना ये एकदम नेचुरल है कि टीचर्स जो हैं अलग अलग तरह से इन चीज़ों को, इन घटनाओं को अलग अलग तरीके से वो लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये एकदम ज़रूरी नहीं है कि एक ही कहानी है और एक ही लाइन है तो 10 टीचर को सबको एक ही चीज़ ना उसका मतलब बताना चाहिए, ऐसा नहीं है। 10 टीचर हैं तो सबका व्यू पॉइंट अलग अलग है, तो कहानी को अपने अपने व्यू पॉइंट से बताएंगे। तो उसमें हम भी जब आपको ये बता रहे हैं कि किस चीज़ को अगली पोजीशन कहा गया, किस चीज़ को किसका प्रेजेंस बताया गया उस केज में, और क्यों नहीं बात करना चाहता था वो ऐसे सिचुएशन में, क्यों था जैक कि वो ना अपनी वाइफ से बोलना चाहता था, ना हाथ बटाना चाहता था, ना मतलब नथिंग, सीधा लिख दिया है, डिटैच्ड। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं ना, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बोल दूं कि इसका तो हम एक एस्पेक्ट ये भी निकाल सकते हैं, या कोई भी टीचर या स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं ये चीज़ जो पढ़ेंगे, ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विथ हर, वर्क विथ हर, टच हर। तो एक इसका एक्सप्लेनेशन ये भी निकलता है कि जैक और क्लेयर, वो जो हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ का मतलब मैरिज लाइफ जो है वो शायद उतना अच्छा नहीं चल रहा है। मैरिड लाइफ मतलब डिफरेंसेस हैं हस्बैंड वाइफ के ओपिनियंस में, इसीलिए ना नहीं बात करना चाहता है उससे, उसके काम में मदद नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता है? क्योंकि बनती नहीं है दोनों की, हस्बैंड वाइफ की, क्लेयर और जैक की आपस में बनती नहीं है। ये एक व्यू पॉइंट है, मतलब ये मतलब भी यहां से निकाला जा सकता है, लेकिन यही मतलब एकदम सही है ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैंने कहा सैकड़ों लोग पढ़ेंगे, है ना, 10 टीचर पढ़ाएंगे, तो इस जगह का वो 10 तरह से इंटरप्रिटेशन करेंगे अपने अपने आइडियोलॉजी के अनुसार। तो अगर आपको, जैसे आपको मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मैं भी इनको जो एक्सप्लेनेशन करूंगा वो मेरा व्यू पॉइंट होगा, मेरा व्यू पॉइंट होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा व्यू पॉइंट बाकी और किसी टीचर के व्यू पॉइंट से एकदम मिले, इस कहानी में वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वी ऑल आर डिफरेंट एंड वी ऑल टेक sentences, we all understand sentences on our own head। मतलब अपने अपने अनुसार हम लोग सोचते हैं ना, टीचर्स भी। जैसे स्टूडेंट्स हैं अगर, तो 10 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट एक क्लास में हैं, तो क्या 50 स्टूडेंट एक ही जैसी सोच रखते हैं? सब तो स्टूडेंट हैं, लेकिन क्या वो एक ही जैसी सोच रखते हैं? इज इट पॉसिबल? नो। 50 है तो 50 तरीका का सोच है। उसी तरह से टीचर पे भी अप्लाई कर रहे हैं कि अगर टीचर पढ़ा रहे हैं
तो कहीं कहीं किसी किसी चैप्टर में ऐसा जगह भी आता है जहाँ टीचर्स के ओपिनियंस जो हैं, जो बच्चों को जो वो एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, उसमें भी डिफरेंस हो सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा कि जो मेरा एक्सप्लेनेशन रहेगा वही सही है और बाकी टीचर्स जो एक्सप्लेनेशन अगर कोई कुछ दिया है तो वो गलत दिया है, ये मैं नहीं कहना चाहता। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेनेशन इसका, ये जो सब बात बताया गया है वो सब का एक्सप्लेनेशन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा और आप कोशिश कीजिएगा समझने का कि मैं जो बता रहा हूँ वो उससे आप सहमत होते हैं या नहीं होते हैं। और जो मैं बात बताऊंगा तो ऑब्वियसली उसका प्रूफ भी दूंगा। तो ये डिसीज़न आपको करना है कि क्या जो एंडिंग बताया गया है उसमें क्या बोला गया है। ये टीचर्स 10 तरीके से पढ़ा लेंगे, लेकिन फिर डिसीज़न स्टूडेंट्स को करना है कि कौन सा व्यू पॉइंट उनको सबसे ज़्यादा सही लगता है। और यहाँ हर स्टूडेंट का फिर ओपिनियन चेंज हो सकता है। किसी को उसका सुनाया हुआ ठीक लगेगा, किसी को किसी और टीचर का सुनाया हुआ ठीक लगेगा। तो लॉजिकल मैं भी कोशिश करूँगा कि लॉजिकल क्या मीनिंग होना चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में थोड़ा डिटेल में बताऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।